लोग सब बढ़िया। तो आज हम लोग 11th वालों के लिए वीडियो लेके आए हैं और हम देखेंगे आज काइनामेटिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। और यहाँ से आप ये कह सकते हो कि 11th की जो शुरुआत होती है, एक्चुअल शुरुआत, वो होगी। समझ में आया? तो बच्चों हम काइनामेटिक्स देखेंगे और यहाँ पर से अपने जो कॉन्सेप्ट है ना उसको एकदम शार्प करने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आगे जो फिजिक्स होगी वो पूरी ही कंसेप्चुअल होगी और इस फिजिक्स में आपको करनी है मेहनत, आपको करनी है प्रैक्टिस। तो मेरा नाम है पवन कापड़ी, बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों काइनामेटिक्स से। सबसे पहले हम देखते हैं काइनामेटिक्स क्या होता है। देखो बच्चों, काइनामेटिक्स ये मैकेनिक्स की ब्रांच है। किसकी ब्रांच? मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स की ब्रांच है जहां पर को हम, ठीक है, मैकेनिक्स की ब्रांच जहां पर को हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोशन के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के। समझ में आया? तो यहां पर को काइनेमेटिक्स किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की ब्रांच है। तो हम क्या पढ़ेंगे यहां पर? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट without considering its cause। देखिए बच्चों, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है। तो क्या होता है देखिए काइनामेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, अगर ये मास m का ऑब्जेक्ट ये मूव करने लग गया v वेलोसिटी से, ठीक है, ये कुछ ऐसा हुआ, ये मूव करने लग गया v वेलोसिटी से, तो इस ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, कितना एक्सीलरेशन इस ऑब्जेक्ट में होगा, या क्या मोमेंटम से ये मूव कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे काइनामेटिक्स के अंदर। समझ में आया? क्या नहीं पढ़ेंगे यहां पर को? हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये नहीं पढ़ेंगे। समझ में आया? आप लोगों को पता है कि ये ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है? फोर्स, इसमें कुछ फोर्स लगा, उससे ऑब्जेक्ट मूव किया। तो इस चैप्टर में हम उस फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे, उस फोर्स को हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हमको मतलब है सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद जो जो चीजें हो रही है, एक्सीलरेशन कितना लग रहा है इसमें, या कितना प्रोड्यूस हो रहा है, या ये पढ़ेंगे हम कितना डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट हमारा, कितना टाइम में कहां पहुंचा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन फोर्स की एनालिसिस हम लोग इस चैप्टर में नहीं करने वाले। समझ में आ गया? तो ये होती है बच्चों काइनामेटिक्स। क्लियर हुआ? तो काइनामेटिक्स आपको समझ में आ गया। तो दूसरी बात, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं इसमें, तो मैं डेफिनेशंस आपको एक्सप्लेन करवाता हूं। तो जो पहली जो डेफिनेशन निकल के आ रही है वो है, हम लोगों ने 9th क्लास से बहुत अच्छी तरह पढ़ी है बच्चों, मोशन। क्या? मोशन एंड रेस्ट लिख लेते हैं, दोनों साथ पढ़ते हैं, मोशन एंड रेस्ट। तो बच्चों मोशन क्या होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से बच्चों ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां से स्टार्ट हुआ, t इज इक्वल टू, जहां से स्टार्ट होता है t इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, कुछ टाइम बाद t इज इक्वल टू t, चलो t1 लगते हैं। t1 टाइम में ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर पहुंच गया, ठीक है ना? तो मेरे ऑब्जेक्ट ने बच्चों क्या किया? कुछ डिस्प्लेस हुआ, यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट था 0, यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट है x1 मान लेते हैं बच्चों। कितना मान लेते हैं? x1। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या हुआ है बच्चों? मेरा ऑब्जेक्ट हुआ है डिस्प्लेस। तो यहां से लेकर यहां तक जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी पोजीशन चेंज हुई। क्या हुई? ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के चेंज होते हुए, अगर टाइम तो चेंज हो गई, समझ में आया? सपोज एक ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर रखा है, तो कुछ टाइम बाद टाइम तो अपने आप चेंज होते रहेगा, टाइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, स्टॉप नहीं कर सकते, टाइम तो अपने आप चेंज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा टाइम। लेकिन अगर टाइम के चेंज होने के साथ साथ मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन पे होगा, या हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस पे है? मोशन में। समझ में आया? लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है बच्चों, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो लेट्स से ये सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं, ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 0 में यहाँ पर है, t इज इक्वल टू t1 में भी यहीं पर है, t इज इक्वल टू t2 में भी यहीं पर है। तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। पहले डिस्प्लेसमेंट x0 था, अभी भी x0 है, अभी भी x0 है और अभी भी x0 है। तो
वो ऑब्जेक्ट चेंज अपनी पोजीशन को नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। क्लियर हुआ? तो यहां देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो ऑब्जेक्ट होगा रेस्ट में। क्लियर हुआ? तो रेस्ट एंड मोशन आपको समझ में आ गया। क्लियर? अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। अब रिलेटिव मतलब रिश्तेदार नहीं है, यहां समझ में आया? रिलेटिव मतलब क्या नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। देखिए जरा रिलेटिव क्या चीज होती है। अगर एक सिचुएशन कंसीडर करें बच्चों, एक कार है, ये बस है, बस कार नहीं, ये बस मान लेते हैं हम। तो बच्चों बस यहां को मूव कर रही है, ठीक है, बस यहां को मूव कर रही है। तो इसमें पैसेंजर 1 यहां पर बैठा है बच्चों, पैसेंजर 2 यहां पर बैठा है, पैसेंजर 3 यहां पर बैठा है, और ये है रोड। ये 3 डायमेंशन में दिखा दी, ये रोड है, ठीक है। सो यहां पर को जब बस आगे को मूव करेगी बच्चों, तो यहां पर को एक आदमी जो है वो खड़ा हुआ है, ठीक है, या आप कह सकते हो ये आदमी भी चल रहा है। इसकी वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी है x, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, इस आदमी को लेट्स से पहले हम ही करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को, इस आदमी को रेस्ट में लगाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये ट्री है, मान लो एक ट्री यहां पर, एक पेड़ है, रोड के किनारे एक पेड़ है। क्लियर हुआ बच्चों? तो रोड के किनारे एक पेड़ है हमारे पास। तो अब यहां देखो बच्चों क्या होगा, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को देखूंगा, जैसे ही ये 1 वाला जो पैसेंजर है ये 2 वाले पैसेंजर को देखेगा, तो दोनों एक दूसरे के उसमें क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। देखिए जो 1 वाला है वो और 2 वाला जो पैसेंजर है, ठीक है, 1 पैसेंजर और 2 पैसेंजर दोनों बस के अंदर बैठे हुए हैं। तो 1 वाला ये 2 वाले से बोलेगा कि आप रेस्ट में हैं। बिल्कुल 1 वाला और 2 वाले दोनों क्या है, रेस्ट में। अगर 1 वाले 2 वाले पैसेंजर से बोल रहा है कि आप रेस्ट में हैं तो बिल्कुल सही, और 2 वाला भी क्या बोलेगा 1 वाले से, आप भी रेस्ट में हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों क्या है, जो 1 वाला पैसेंजर है वो रेस्ट में है, किसकी रेस्पेक्ट में, 2 वाले के रेस्पेक्ट में और 3 वाले के रेस्पेक्ट में। समझ में आया? बिल्कुल। लेकिन जो एक पैसेंजर यहां से जा रहा है, देखिए एक पैसेंजर तो नहीं कहेंगे, एक आदमी जो यहां से जा रहा है एक्स वेलोसिटी से, अगर ये देखेगा, अगर ये इस 1 वाले पैसेंजर को देखेगा और शेक हैंड करेगा ऐसे, ठीक है, तो ये 1 वाला जो ये वाला ये वाला जो ट्रेवलर है या ये जो मैन है, इस मैन को क्या लगेगा कि 1 वाला भी पैसेंजर मूव कर रहा है, 2 वाला पैसेंजर भी मूव कर रहा है, मतलब मोशन में है, और 3 वाला पैसेंजर भी मोशन में है। समझ में आया? लेकिन 2 को क्या लगेगा कि 1 वाला किस में है, रेस्ट में है, 3 को भी लगेगा 1 वाला रेस्ट में। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा यहाँ कंट्रोवर्सी हो गई कि जो ये बाहर जो आदमी है ये क्या देख रहा है कि 1 वाला किस में है, मोशन में है। तो ये बोलता है 1 इज इन मोशन, 1 इज इन मोशन, ये बोलता है, ठीक है। लेकिन बच्चों ये 2 वाला क्या बोलता है, ये 2 वाला बोलता है 1 इज इन रेस्ट, 1 इज इन रेस्ट। समझ में आया? एक ही टाइम में एक ही पैसेंजर या एक ही ऑब्जेक्ट, देखिए एक ही टाइम में एक ही ऑब्जेक्ट, एक आदमी बोल रहा है कि ये मोशन में है, दूसरा आदमी बोल रहा है कि ये रेस्ट में है। तो ऐसा थोड़ा सा कंट्रोवर्सी यहां पर को हो गई है क्रिएट। तो इसका क्या लॉजिक है बच्चों, हमेशा हम जो भी रेस्ट बोलेंगे या किसी को भी हम मोशन में बोलेंगे तो हम बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। समझ में आया? कैसे? देखिए जरा, अगर ये वाला जो मैन है, ये मैन देख रहा है कि 1 वाला मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रोड के रेस्पेक्ट में, भाई रोड तो रेस्ट में है, ठीक है ना, रोड के रेस्पेक्ट में ये वाला पैसेंजर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे 1 इज इन मोशन
विद रेस्पेक्ट टू रोड, इसने रोड के रेस्पेक्ट में देखा, समझ में आया। लेकिन जो इसका फेलो पैसेंजर है 2 और 3, इसने रोड के रेस्पेक्ट में तो नहीं देखा ना, रोड के रेस्पेक्ट में तब देखता है 2 वाला और 3 वाला जब 2 3 उतर जाते हैं, लेकिन 2 3 कहाँ है, बस में है। तो 1 इज इन रेस्ट, इन्होंने देखा 1 इज इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू बस, बस के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, समझ में आया। अगर बस में दोनों लोग बैठे हैं, तीनों लोग बैठे हैं, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो लोग क्या हुए, रेस्ट में हुए, ठीक है। तो बच्चों हमेशा रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है कि कौन ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कौन ऑब्जेक्ट मोशन में। किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हो, समझ में आया। अगर आप इस पैसेंजर को देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, कहां से देख रहे हो, बस से देख रहे हो, तो आपको ये मोशन में लगेगा, समझ में आया। लेकिन ये पैसेंजर, ये ऑब्जेक्ट आपको अगर यहां देखता है तो ये आपको क्या देखेगा, मोशन में देखेगा, समझ में आया। सेम चीज यहां पर को भी होती है। अगर मैं एक अपने फेलो पैसेंजर को देखता हूं, हम दोनों एक बस में जा रहे हैं और मैं अपने फेलो पैसेंजर को देखता हूं, तो वो मुझे रेस्ट में लगता है, समझ में आया। लेकिन एक अगर थर्ड मैन है जो आउटसाइड द बस है, वो उस पैसेंजर को कैसे देखता है, मोशन में देखता है, समझ में आया। तो हमेशा रेस्ट और मोशन रिलेटिव चीजें होती हैं। रिलेटिव चीजें क्यों होती हैं बच्चों, ये कि हमें ये देखना पड़ता है कि हम किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं। अगर बस को हम मोशन में बोल रहे हैं तो किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, रोड के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, समझ में आया। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव थिंग्स, ये समझ में आया ना। क्यों रिलेटिव है, क्योंकि हमने इनको रेफरेंस देना पड़ेगा भाई। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो किसके रेस्पेक्ट में मोशन में है, समझ में आया। या अगर कोई चीज रेस्ट में है तो किसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, ये हमने देखना पड़ेगा, ठीक है। तो तब हम बोलते हैं दोनों चीजें क्या है बच्चों, ये रिलेटिव चीजें हैं, हमने किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में हमने देखनी पड़ेगी। तो बच्चों यहां से एक और चीज निकल के आ रही है, देखिए अगर, अच्छा वापस से मैं इसी ड्राइंग को बनाना चाहिए था मुझे। लेट्स से अब हम कार में जाते हैं, ये सपोज कार है, ये पुराने जमाने वाली कार है, तो इसमें इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों ये कार है, ये कार का जो साइज है मान लेते हैं ये कितना मीटर, 10 मीटर मान लीजिए, चलो 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर मान लेते हैं, काफी बड़ी कार है, 10, चलिए 6 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। 6 मीटर की ये कार है। तो बच्चों अगर इस कार ने हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं बच्चों। अगर ये 6 मीटर की कार है, 6 मीटर की कार है, अगर इस कार ने, ठीक है, एक डिस्टेंस कवर किया है, क्या डिस्टेंस कवर किया बच्चों, अभी कार यहां पर है, इसने एक डिस्टेंस कवर किया और कार पहुंच गई यहां पे। कार कहां पहुंच गई, यहां पे पहुंच गई कार, देखिए कार यहां पर पहुंच गई, ठीक। तो बच्चों यहां से लेकर यहां की डिस्टेंस हम मान लेते हैं 300 किलोमीटर्स। इसने यहां से यहां मूव किया और 300 किलोमीटर इसने कवर कर दिया। तो बच्चों यहां देखिए, अगर ये 300 किलोमीटर्स कार ट्रेवल कर रही है तो ये डिपेंड नहीं करता कि मैं डिस्टेंस कहां से ले रहा हूं, मैं यहां से ले रहा हूं या मैं यहां से ले रहा हूं, क्योंकि यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी होगी, 3 मीटर यहां से यहां की डिस्टेंस होगी और 3 मीटर यहां से यहां की डिस्टेंस होगी नहीं होगी। तो अगर इस डिस्टेंस के कंपेयर में जो इस कार की लेंथ है ना बच्चों, ये बहुत ही छोटी है, नेग्लिजिबल है, समझ में आया। कहां 300 किलोमीटर्स और कहां 6 मीटर्स, समझ में आया। तो यहां पर को हम इस कार को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं, समझ में आया। ये कार कैसे ट्रीट होगी, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो कभी भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे, जब उस ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन होगी ना वो बहुत ही कम होगी। किसके कंपेयर में, जो डिस्टेंस उसने कवर की है उसके कंपेयर में अगर ये डायमेंशन कम हो गई, ये डायमेंशन काफी कम है, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर वहीं पर हम देखते बच्चों, अगर हम वहीं पर देखते कि ये 300 किलोमीटर ना होके ये 30 मीटर होता, अगर यहां से लेकर यहां तक 30 मीटर होता,
तब हम इसको एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं कर सकते हैं या नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बच्चों ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो इसने कार ने कवर किया ना डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस, ये इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों, समझ में आया? इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये कंपेरेबल है, ठीक है। तो यहां पर को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट इसको ट्रीट नहीं करेंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम वहीं पर ट्रीट करेंगे जब जो डिस्टेंस होगी जो बॉडी ने कवर की है वो काफी ज्यादा होगी, व्हेन कंपेयर टू इट्स ओन साइज, अपने साइज से कंपेयर करके काफी ज्यादा होगी, तो हम वहां पर को पॉइंट ऑब्जेक्ट इसको कवर ट्रीट करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट भी आपको आ गया। तो इसके बाद बच्चों मोशन देखते हैं हम। अब देखिए हमारे पास एक्सेस जो होती है, 3 एक्सेस हो गई, समझ में आया? आपने शायद 10th क्लास तक सिर्फ 2 ही एक्सेस पढ़ी होगी, एक्स और वाई, बट एक जेड एक्सेस भी होती है। दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस और दिस इज जेड एक्सेस। क्लियर हुआ? तो बच्चों आप अपनी रूम की डायमेंशन देख लेना। जो ये वाला प्लेन है, ये वाली जो एक्सेस है दैट इज एक्स एक्सेस ले लो, ठीक है, और जो ऊपर वाली एक्सेस है इसको वाई एक्सेस ले लो, ठीक। क्लियर हुआ? ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस एंड दिस इज जेड एक्सेस, ठीक है ना। या ऊपर वाली को जेड एक्सेस लेना, इसको एक्स एक्सेस लेना, इसको वाई एक्सेस ले लेना। क्लियर? सो हमारे पास 3 एक्सेस हैं। तो बच्चों अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट, देखिए ध्यान से, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट इस टाइम पर इस पॉइंट पर है, ठीक है, इस पॉइंट पर है, क्लियर, कुछ टाइम बाद ये यहां पर को पहुंच जाता है और कुछ टाइम बाद ये यहां पर को पहुंच जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो हम यहां देख रहे हैं, तो बच्चों यहां पर देखो, इस पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, देखिए जरा, इस पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे को सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है। क्यों? ये तो कांस्टेंट है हमारा y। अगर मैं इसको बोलता हूं x1, इसको बोल देते हैं x2, इसको बोल देते हैं x3, तो बच्चों ये वाला जो मोशन है सिर्फ एक डायमेंशन में हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम वन डायमेंशनल मोशन। क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। या एकदम एक्यूरेट यहां पर से चले हम, यहां पर से फिर यहां पर, फिर यहां पर, ठीक है। y कोऑर्डिनेट 0, पहले तो कुछ y कोऑर्डिनेट था लेकिन वो कांस्टेंट था, वो डिपेंड ही नहीं कर रहा था, समझ में आया। लेकिन इस केस में क्या है बच्चों, y कोऑर्डिनेट 0, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट की कुछ वैल्यू होगी 1 2 3 कुछ तो होगी ना। y कोऑर्डिनेट कितना है? 0, यहां पर भी y कोऑर्डिनेट कितना? 0, यहां पर भी y कोऑर्डिनेट कितना? 0। सो बच्चों अगर हमारे पास इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट, if only one coordinate is responsible for describing position of an object, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए, उस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। क्या मोशन? वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशन मोशन। समझ में आया? वन डायमेंशन मोशन क्या होता है? एक ऐसा मोशन जहां पर को सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, दूसरे कोऑर्डिनेट की जरूरत हमें पड़ ही नहीं रही है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से हमारा काम चल जा रहा है, तो ऐसे मोशन को बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर हुआ? समझ में आ गया आपको? ठीक है। जैसे यहां पर देखिए ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, पहले यहां था, फिर यहां, ऐसे ही इस वाले एक्सिस में भी देख सकते हैं, ऐसे ही यहां भी एक्सिस में देख सकते हैं। तो ये जो मोशन होगा इसको बोला जाएगा वन डायमेंशनल मोशन। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। देखिए बच्चों अगर मेरा ऑब्जेक्ट कभी यहां पर को होता है फिर यहां पर पहुंच जाता है, ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट पहले यहां पर था फिर यहां पर पहुंच गया, ठीक, तो इस पॉइंट में कुछ x1 की कुछ वैल्यू होगी और कुछ y1 की वैल्यू होगी, मतलब कुछ x कोऑर्डिनेट होगा और कुछ y कोऑर्डिनेट होगा। कुछ टाइम बाद ऑब्जेक्ट यहां पर को पहुंच गया,
तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी चेंज होगी, देखिए जरा x कोऑर्डिनेट इतना हो गया, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी चेंज हो गई, हो गई नहीं हो गई? तो ऐसे मोशन में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है, दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहां पर को हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, दो पॉइंट चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, पॉइंट दो कोऑर्डिनेट चाहिए हमें कि इसकी पोजीशन बता सके, ठीक है। तो ऐसे मोशन को जहां पर को हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए तो टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इफ टू कोऑर्डिनेट आर responsible for describing the position of object then it is known as two dimensional motion, ठीक है ना। ऐसे ही अगर थ्री डायमेंशन हमें चाहिए होंगी, थ्री कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट चाहिए होंगी, जैसे बर्ड मुड़ती है, बर्ड कोई भी एयर में फ्लाई कर रही है तो उसकी हाइट भी चेंज हो रही है, समझ में आया? हाइट भी अगर चेंज हो रही है तो वहां पर को हम बोलेंगे कि कौन सा है, टू कोऑर्डिनेट थ्री डायमेंशनल मोशन है। इसका एग्जांपल कैसे होगा? सपोज आप देख लीजिए, एक वायर लीजिए, सिंपल वायर, उसमें एक आंट को मूव कराइए, तो वो आंट सिर्फ आगे ही चलेगी या पीछे ही चलेगी, ठीक है ना, सिर्फ आगे या पीछे। पतला सा एक वायर ले लो, उसमें सिर्फ आगे या पीछे चलेगी, तो ऐसा मोशन जो होगा वो क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा। क्लियर हुआ? सिर्फ या तो इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पॉजिटिव या एक्स एक्सिस नेगेटिव में मूव होगी, ठीक है। ऐसे ही देखिए बच्चों, अगर हम इस वॉल में देखिए जरा, इस वॉल में, ये जो वॉल है, अगर इस बोर्ड में अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या बच्चों, टू डायमेंशनल मोशन है। क्लियर है? सपोज ये ले लो बच्चा, वाई एक्सिस ले लो, ये एक्स एक्सिस ले लो, तो अगर मैं यहां पर हूं, फिर यहां पर हूं, फिर यहां पर हूं, तो सिर्फ और सिर्फ दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, समझ में आया? एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोई बाहर को नहीं आ रहा हूं, देखिए यहां पर तो मेरा ऑब्जेक्ट है, बाहर पे नहीं आ रहा है। इसकी हाइट यहां पर को कितनी है, इसकी हाइट भाई इस प्लेन से हाइट कितनी है, दूर कितनी है, जीरो, जेड कोऑर्डिनेट जीरो, यहां पर भी जेड कोऑर्डिनेट जीरो, यहां पर भी जेड कोऑर्डिनेट जीरो है, समझ में आया? लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कभी मेरा यहां पर है, फिर मेरा यहां पर चले गया, फिर मेरा यहां पर चले गया, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है और जेड भी चेंज हो रहा है। जेड मतलब ये हाइट। क्लियर हुआ? तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे मोशन को बोला जाएगा थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। और अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है, सिर्फ यही मूव कर रहे हैं, तो वन डायमेंशन मोशन। क्लियर हुआ? तीनों डायमेंशन मोशन समझ में आया आपको? क्लियर हुआ ना? कोई परेशानी नहीं है? ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन निकल के आ रही है बच्चों, डिस्टेंस की एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों दोनों ही डेफिनेशन को हम अच्छी तरह देखेंगे, डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। देखिए जरा, मैं वन डायमेंशनल मोशन ही लेता हूं, ये समझने में आसान होगा। यहां पर ओरिजिन है, से दिस इज x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो बच्चों अगर एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, लेट्स से वो यहां से मूव होता है, ठीक है, यहां से मूव होता है और x इक्वल टू 4 तक जाता है। क्लियर? यहां से लेकर यहां तक जाता है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 2 तक वापस आता है। क्लियर हुआ? कहां से गया ऑब्जेक्ट? यहां से मूव हुआ, इधर गया, फिर यहां से यहां पर आया। क्लियर है ना बच्चों? तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस का मतलब होता है कि टोटल पाथ लेंथ, कितना भी पाथ उसने कवर किया हो, आप उसको ऐड कर दो तो डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर हुआ ना? तो टोटल पाथ लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस। तो टोटल पाथ लेंथ कितनी हुई बच्चों? यहां से यहां तक 4, फिर यहां से यहां तक 2। समझ में आया? तो डिस्टेंस कितनी हुई? इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 मीटर ले लो, ये यूनिट ले लो, यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो बच्चों डिस्टेंस का मतलब होता है कि जितना वो पाथ कवर करेगा, हमने सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, क्लब कर देना है, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस।
क्लियर हो गया ना, समझ में आया। तो डिस्टेंस बच्चों हमेशा देखिए, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी, जीरो भी नहीं होगी, नेगेटिव भी नहीं होगी, नहीं जीरो होगी नहीं नेगेटिव होगी, क्योंकि भाई कुछ तो कवर करेगा वो, और नेगेटिव तो होने से रही, क्योंकि हमेशा एड अप होगी और एड अप वाली चीज नेगेटिव नहीं होगी। क्लियर हुआ। तो डिस्टेंस नहीं जीरो हो पाएगी और नहीं नेगेटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है, हमेशा पॉजिटिव। देखिए डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, आप यहां जाइए, इधर जाइए, ऊपर जाइए, नीचे जाइए, कोई मतलब नहीं इसको डिस्टेंस डायरेक्शन से, ठीक है ना। इसको मतलब है सिर्फ जो आप पाथ कवर करोगे उसी से इसको मतलब है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, और जो डिस्टेंस होती है वो जीरो भी नहीं हो सकती, वो नेगेटिव भी नहीं हो सकती है। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट होता है जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है। देखिए इनिशियल पॉइंट यहां पर है, फाइनल पॉइंट यहां पर है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, सबसे छोटी डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ। तो सबसे छोटी डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले मैं यहां से गया यहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट इज 4, ठीक है। फिर मैं यहां से लेकर यहां पर आया, देखिए अब मैं रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा हूं, इस डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, अभी हम देखेंगे स्केलर और वेक्टर, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वहां पर को हमें साइन भी बहुत जरूरत होती है, साइन की। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि डायरेक्शन, किस डायरेक्शन पे आप जा रहे हो। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जाते हो तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर आप उसी डायरेक्शन में वापस आ रहे हो तो हम कैसे कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ओ से लेकर यहां पर ले गया तो जो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी पॉजिटिव। फिर मैं इससे यहां पर ले आया, जो दो भी डिस्प्लेसमेंट आया नेगेटिव आया, तो यहां पर को +2 यूनिट्स विल बी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 यूनिट होगा। क्लियर हुआ। तो आपको समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहां पर को अगर ये ज्यादा इधर आ जाता तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है बच्चों, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, लेकिन डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। कोई परेशानी है आपको इसमें, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो जो एक चीज हम देखते हैं, देखिए जरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यही ऑब्जेक्ट है, ये जो मूव कर रहा था यहां पर को स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, 1 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। क्लियर हुआ। तो बच्चों डिस्टेंस जो होती है ना, डिस्टेंस जो होगी और डिस्प्लेसमेंट जो होगा, देखिए मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट अपना पाथ रिट्रेस नहीं कर रहा, पीछे नहीं आ रहा भाई, सीधे आगे जा रहा है, समझ में आया। तो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे ही बढ़ता जा रहा, आगे बढ़ता, रुक ही नहीं रहा, पीछे ही नहीं आ रहा, समझ में आया, जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। लेकिन इन जनरल जो बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट जो होता है या तो वो लेस होता है या इक्वल होता है किसके, डिस्टेंस के। इन जनरल केस डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चों या तो छोटा होता है या बराबर होता है। इस केस में देखो हम डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटा है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट बराबर या छोटा होता है डिस्टेंस के। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, किसी भी केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। हां, इक्वल हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। क्लियर हुआ। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक छोटा सा डिफरेंस। क्लियर हुआ। अब ऐसा ही डिफरेंस दो क्वांटिटीज में और करते हैं, वो होने वाली क्वांटिटीज हमारी देखिए बच्चों, हम अब करेंगे स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। किसमें, स्पीड और वेलोसिटी।
क्लियर? तो बच्चों आपसे अगर कोई बोलेगा स्पीड क्या है, समझ में आया? तो आपने क्या कहना है, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, सॉरी स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। तो स्पीड क्या है बच्चों? स्पीड है होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में, एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी किसी बॉडी ने, उसको बोला जाता है बच्चों स्पीड। ठीक है? यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी किसी बॉडी ने, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। क्लियर हुआ? देखिए बच्चों, अगर इसमें डिस्टेंस आ रहा है तो ये क्या होगा? डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। ठीक है? अगर डिस्टेंस आ रहा है इसका मतलब वो क्या है? डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो स्पीड भी क्या होगी बच्चों? डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होगी, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है? चाहे आप इधर जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, कोई मतलब नहीं है। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, और वो डिस्टेंस कहां की है? कहीं की भी हो सकती है। क्लियर हुआ? तो बच्चों स्पीड हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्यों? भाई डिस्टेंस है यहां पर को, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। टाइम भी हमेशा पॉजिटिव होता है और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सेम चीज स्पीड के साथ भी वही होगी। स्पीड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड नेवर बी जीरो। ठीक है? तो यहां पर कोई डिस्टेंस डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे वेलोसिटी क्या चीज है। देखिए बच्चों, वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हम किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को देखें, यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेस हो रही है बॉडी, तो वहां पर जो आएगी वेलोसिटी। ठीक है? अब डिस्प्लेसमेंट फैक्टर आ गया तो यहां पर को ये क्या है? डायरेक्शन डिपेंडेंट है ना, डायरेक्शन डिपेंडेंट। तो ये भी क्या होगा? डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा। क्लियर हुआ? तो वेलोसिटी हमेशा, वेलोसिटी जब भी पूछा जाएगा तो आप डिस्प्लेसमेंट लोगे, स्पीड जब भी पूछा जाएगा तो आप क्या लोगे? डिस्टेंस लोगे। क्लियर? तो हमारे पास जो वेलोसिटी है ये जीरो, नेगेटिव बिल्कुल हो सकती है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? तो वेलोसिटी में भी जीरो और में भी नेगेटिव, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या? हमारी वेलोसिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। कौन सी डायरेक्शन में स्पीड चेंज हो रही है, कौन सी डायरेक्शन में हमारी स्पीड चेंज हो रही है, कह सकते हैं। थोड़ा सा जो मैंने अभी जो चीज बोली, कौन सी डायरेक्शन में स्पीड चेंज हो रही है, इज वेलोसिटी। ठीक है? ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे हम वेक्टर सीखेंगे तो आराम से हम समझ जाएंगे। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है बच्चों डायरेक्शन पे। क्लियर हुआ? तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगर मैं बोलूं बच्चों, मैं बात करूं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। देखिए जरा, मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। चलो एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है? तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या चीज होती है, यहां देखते हैं जरा। अगर मेरी बॉडी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और इस बी पॉइंट में जाके एंड होती है, एक बॉडी स्टार्ट करती है यहां से और यहां पर को जाती है। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी। जहां से स्टार्ट करेंगे वहां पर को टाइम 0 लेंगे और यहां पर का टाइम क्या है? t है। क्लियर हुआ? तो एक बॉडी यहां पर से स्टार्ट हुई, यहां पर गई, यहां पर बच्चों वेलोसिटी u थी, यहां पर v है, यहां पर को स्टार्टिंग का टाइम 0, यहां स्टार्टिंग एंड का टाइम t है। तो यहां पर देखते हैं बच्चों, तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, एवरेज का मतलब होता है मीन, जैसे हमने किया था ना। तो अब इस बॉडी में यहां पर और यहां पर को वेलोसिटी तो चेंज हुई है ना चेंज। देखो यहां u थी, यहां v हो गई।
तो हम एक एवरेज वेलोसिटी लेंगे। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी हमेशा किसी टाइम इंटरवल के अंदर ली जाती है, किसी फ्रेम के अंदर ली जाती है। समझ में आया? जैसे टाइम इंटरवल इस ए और इस बी के अंदर मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। 2 पॉइंट के बीच की जो वेलोसिटी होगी वो होगी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। हमेशा 2 पॉइंट गिवन होंगे उसमें। क्लियर हो? तो बच्चों अगर मैं यहां पर कोई एवरेज वेलोसिटी निकालूं, अच्छा यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x1, यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों x2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट किया बच्चों बॉडी ने? यहां पर पहले यहां पर थी, यहां पर पहुंच गई, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट x2 है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट x1 है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी x2 माइनस x1। और टाइम कितना होगा बच्चों? t2 माइनस t1। तो ये होगा एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हुआ ना? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारी? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। क्लियर? तो बच्चों हमें पता है एवरेज वेलोसिटी v से डिनोट कर देते हैं। तो बच्चों हमें पता है जब भी हम किसी लाइक क्वांटिटीज का डिफरेंस लेते हैं, देखिए जैसे डिफरेंस ले रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, समझ में आया? तो यहां पर को हम इसको डिनोट कर सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t से। किसे डिनोट कर सकते हैं? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t से। क्लियर हुआ? सो ये होगी हमारी एवरेज वेलोसिटी। क्या होगी बच्चे? हमारी एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में होगी। कोई दिक्कत है आपको? कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए यही चीज है। सेम यही चीज है बच्चों। मैं एक बार इसको ग्राफ से दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर को मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, यहां पर को मैंने लिख दिया टाइम। तो बच्चों ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। और एक ग्राफ कुछ ऐसा बन गया बच्चों ये, ठीक है। मेरी बॉडी कहां पर थी? पहले ए पॉइंट में थी, अब मेरी बॉडी पहुंच गई बी पॉइंट में, ठीक है। पहले ए पॉइंट में थी, फिर बी पॉइंट में। तो यहां पर को जो टाइम था दैट इज t1, यहां पर को जो टाइम है बच्चों वो क्या है? t2। यहां पर को बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना था? x1। यहां पर को बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी x2। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक हो गया। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी आपको पता है? अभी हमने लिखा था एवरेज वेलोसिटी विल बी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, या x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। क्लियर हुआ? अब देखते हैं बच्चों क्या चीज थी वो। देखिए अगर मैं यहां पर को, चलिए एक काम करते हैं, इसको पहले कर्व नहीं लेते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन लेते हैं क्योंकि समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। उसके बाद हम देखेंगे कर्व जब हम लेंगे तो क्या करते हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे जब कर्व होता है तो वहां पर हम टेंजेंट से कैसे निकालते हैं वो हम इसके बाद देखेंगे। फिलहाल हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं। तो बच्चों ए और बी पॉइंट के बीच में जब ऑब्जेक्ट मूव हुआ तो डिस्प्लेसमेंट लीनियर था, ऐसा कुछ आया, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ रहा था डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ आ गया जो अभी मैंने यहां पर को जो t1 t2 करके आप लोग रिवाइंड कीजिए, और यहां पर को जो मैंने लाइन से शो किया था वही चीज मैंने ग्राफ में प्लॉट कर दी, ठीक है। तो बच्चों अगर इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच मुझे वेलोसिटी निकालनी होगी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी, तो एवरेज वेलोसिटी बच्चों ऐसी आ जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये चीज, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो बच्चों अब हम मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, मान लिया जाए ये एंगल क्या है? थीटा। क्लियर हुआ? ये एंगल थीटा है। तो बच्चों अगर मैं इसमें टेन थीटा निकालता हूं, हम लोग एक बार इसमें टेन थीटा निकाल के देखते हैं कितना आता है। जो टेन थीटा आएगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है? बीपी, बेस कितना है? एपी। क्लियर हुआ? तो टेन थीटा विल बी बीपी अपॉन एपी। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। तो यहां पर से देखेंगे बच्चों बीपी कितना होगा? बीपी ये जो है ये होगा इसके बराबर, और ये कितना होगा बच्चों? यहां से यहां तक कितना है? x2, यहां से यहां तक कितना है? x1। सो बीपी विल बी x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय एपी कितना बच्चों? एपी, t2 यहां तक t1 यहां t2 माइनस। क्लियर हुआ? तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है बच्चों? जो मेरा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 है, एक्चुअल में वो क्या है?
टेन थीटा है। एक्चुअल में क्या है? टेन थीटा। तो जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? टेन थीटा के बराबर। तो एवरेज वेलोसिटी ए बी के बीच में अगर हमें ग्राफ दिया है ऐसा और हमसे पूछा है ए और बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या निकाल दूंगा? इस लाइन का टेन थीटा निकाल दूंगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए जो टेन थीटा होता है ना, ये क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन। क्या होता है? स्लोप। समझ में आया? थीटा लेना एक्स एक्सिस से लाइन का। अब एक्स एक्सिस तो यहां नहीं है, ठीक है, तो हम इस एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे ये। तो जितना ये लाइन इस लाइन से एंगल बनाएगी वही एंगल इस लाइन का इस लाइन से भी होगा। क्लियर है? तो टेन थीटा क्या होता है बच्चों? स्लोप होता है। तो यहां से निकलता है वेलोसिटी। क्लियर? समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया वो मुझसे कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा। और फिर भी जिसको समझ में नहीं आया वो एक चीज जान लीजिए बच्चों, अगर वेलोसिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया है, ध्यान से सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया है और आपको निकालना है वेलोसिटी। क्या निकालनी है बच्चों? वेलोसिटी। ठीक है ना? क्या दोबारा से मैं बोलूंगा, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया है और आपको बोला है वेलोसिटी निकालो, तो बच्चों उस ग्राफ का आप क्या निकाल देंगे? स्लोप निकाल देंगे। और उस ग्राफ का जितना स्लोप होगा वही होगी वेलोसिटी। क्लियर हुआ ना? दोबारा से सुनिए, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया है और आपसे बोला है कि वेलोसिटी निकालिए, तो आप क्या करेंगे? उस ग्राफ का स्लोप निकाल देंगे। और स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों? एंगल से, टेन थीटा से। थीटा क्या होता है? इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप। ठीक है, इस लाइन के बीच का एंगल। तो आप लोग निकाल देंगे। समझ में आया होगा आपको? सो ये था हमारा एवरेज वेलोसिटी निकालना। क्लियर? ठीक। अब बच्चों एक काम कीजिए, अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं बहुत पास लेके आ गया, देखिए अभी इनके बीच में कितना डिफरेंस है? ठीक है, टाइम का भी डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट का भी डिफरेंस है। ठीक है ना बच्चों? अगर मैं इनको बहुत क्लोज लेके आ गया, देखते हैं यहां पर को, देखिए बच्चों, अगर मैं, जो वेलोसिटी होती है बच्चों वो होती है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं इनको बहुत क्लोज लेके आ गया पॉइंट, अब भाई पॉइंट, दो पॉइंट अलग अलग है, मैं क्लोज कैसे लाऊंगा? देखिए मैं क्या करता हूं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये ए पॉइंट ले लेता हूं और एक जस्ट इसके बगल में, मतलब जैसे T1 है ना, T1 से थोड़ा सा आगे टाइम पे ही एक पॉइंट ले लेता हूं, तो दोनों पॉइंट यहीं पर हो गए। समझ में आया? एक पॉइंट मैं कहां पर ले रहा हूं? टाइम T1 पर, और दूसरा टाइम कहां? दूसरा एक टाइम जो T1 है बच्चों, पहला जो टाइम है वो T1 है, दूसरा टाइम क्या है? T1 प्लस डेल्टा टी, छोटा सा टाइम, थोड़ा सा आगे लिया T1। ठीक है ना? तो दो पॉइंट आपस में क्या आ गए? बहुत ज्यादा क्लोज आ गए। समझ में आया ना? तो बच्चों जब मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूं सच दैट एक पॉइंट है T1 पे और दूसरा पॉइंट है T1 प्लस डेल्टा टी पे, और बच्चों जो डेल्टा टी है ना ये टेंड्स टू 0 है, मतलब बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। समझ में आया? ना के बराबर, एकदम 0 के बराबर है। ठीक है? तो होगा क्या, अगर दो पॉइंट बहुत ही पास लो ना, बहुत ज्यादा पास लो, तो एक सिचुएशन आएगी जिस सिचुएशन में दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे। समझ में आया? अगर डेल्टा टी बहुत ज्यादा टेंड्स टू 0 हो गया तो ये दोनों पॉइंट, जो दोनों पॉइंट है बच्चों, वो एक ही पॉइंट में क्या कर देंगे? कोइंसाइड कर देंगे। समझ में आया? तो अभी तक जो हम वेलोसिटी निकाल रहे थे वो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की वेलोसिटी निकाल रहे थे, उसको बोल रहे थे एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो गए तो उस समय जो वेलोसिटी आएगी वो उस ही पॉइंट की वेलोसिटी आएगी। समझ में आया? दोबारा से सुनिए, मैंने क्या किया बच्चों, दो पॉइंट ऐसे लिए, एक इस टाइम पर लिया, एक इस टाइम पर लिया। समझ में आया? और इस डेल्टा टी को बहुत स्मॉल कर दिया, बहुत स्मॉल, लगभग 0 के बराबर। देखिए लगभग 0 के बराबर, तो इसका आंसर भी लगभग T1 आएगा। ये तो पहले से T1 है। तो देखिए दो इतने क्लोज मैंने पॉइंट लिए हैं कि जो इसमें बच्चों, जो इसमें पॉइंट्स है ना वो एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर गए हैं। इसका मतलब
जो वेलोसिटी निकलेगी ना, अब वो उसी पॉइंट की वेलोसिटी निकलेगी, और उस पॉइंट की वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पूरा लिख देते हैं, लिख लीजिए आप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं कहूंगा कि आप यहां से मार्केट गए हैं, तो आपकी वेलोसिटी यहां से मार्केट तक की है 20 मीटर पर सेकेंड, मैं ऐसा बोल देता हूं, ठीक है। जरूरी तो नहीं है ना कि आप हर जगह 20 मीटर पर सेकेंड से ही जाओगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जहां पर को ट्रैफिक ज्यादा होगा वहां पर को आप कम करोगे, जहां पर को ट्रैफिक नहीं होगा वहां पर को आप और ज्यादा स्पीड करोगे, तो आपकी वेलोसिटी वेरी करते 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 आप मार्केट पहुंचोगे। लेकिन मैंने एवरेज वेलोसिटी बताई कि एवरेज आपकी 20 मीटर पर सेकेंड थी, समझ में आया। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि आप यहां से मूव करें, ठीक है, तो एग्जैक्ट 3 सेकेंड में आपकी वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड। तो मैं एक पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी दे रहा हूं। मैं एवरेज वेलोसिटी कब दे रहा हूं? जब मैं 2 पॉइंट बता रहा हूं, एक यहां से स्टार्ट किया मार्केट पहुंचने तक का जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में आपकी वेलोसिटी थी 50, t इज इक्वल टू 4 पे आपकी वेलोसिटी थी 60, तो बच्चों मैं टाइम स्पेसिफिक वेलोसिटी बता रहा हूं, एक पॉइंट की वेलोसिटी बता रहा हूं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट में ही तो हुआ होगा 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में आप किसी ना किसी पॉइंट पे होगे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की मैं वेलोसिटी बता रहा हूं, तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा, तो v, ये डेल्टा टी अगर स्मॉल होता है तो dx अपॉन dt में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी, या हम बोलेंगे वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, जो भी चीज़ नहीं आता आप लोग पूछिए। और इस